नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। शहर, जिले और देश दुनिया की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया के कोरोना के आंकड़ों से। विश्व भर में कोरोना के 12 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना केस की पुष्टि हुई है। वहीं गुजरात में 2,93,000 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। वडोदरा में आज कोरोना के नए 163 केस दर्ज हुए हैं, जो अब तक के सबसे सर्वाधिक मामले हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत में अप्रैल मई महीने में आएगा कोरोना की दूसरी लहर का पीक, एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। वडोदरा में मुंबई सीबीआई की छापेमारी, बैंक फ्रॉड मामले, कारेलीबाग में सर्च ऑपरेशन। और वडोदरा में कोरोना की रफ्तार अहमदाबाद से भी तेज, लगातार ऑल टाइम हाई केस दर्ज। देश भर में कोरोना संक्रमण फिर एक बार रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसे में एसबीआई की एक रिपोर्ट में अप्रैल मई महीने तक भारत में कोरोना के पिक की संभावना जताई गई है। भारत में फरवरी से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद से ही देश में कोरोना की दूसरी लहर की लगातार चर्चा भी हो रही है। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर करीबन 100 दिनों तक चलेगी। अगर 15 फरवरी से इसकी शुरुआत माने तो मई तक इसका असर रहेगा। 23 मार्च के ट्रेंड को आधार माने तो देश में दूसरी लहर से करीब 25 लाख अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। एसबीआई की 28 पेज की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकल स्तर पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का एकमात्र उपाय है। अगर अभी से इसकी गणना करें तो अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर मई के मध्य तक इसका पिक आ सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोसेस में तेजी लाने की जरूरत है। अगर मौजूदा हालात में रोजाना टीकाकरण की स्पीड को 34 लाख से बढ़ाकर 40 से 45 लाख रोजाना किया जाए तो 3 से 4 महीने में 45 साल और इससे ऊपर के लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा सकता है। देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। उनमें से 1 करोड़ 12 लाख लोग करीब ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,60,000 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। बैंक फ्रॉड के एक मामले में मुंबई सीबीआई की टीम वडोदरा में आई है और वडोदरा में कारेलीबाग में सीबीआई द्वारा छापेमारी करते हुए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वडोदरा में सीबीआई की छापेमारी की खबर सामने आई है, जिसमें बैंक फ्रॉड को लेकर शहर में 7 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। कारेलीबाग की ज्ञान जीवन रेसिडेंसी के 101 नंबर के फ्लैट में रहने वाले ध्रुमिल जोशी ने बैंक फ्रॉड किया है, जिसकी जांच के तहत सीबीआई ने छापेमारी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये सर्च ऑपरेशन देर रात तक जारी रहने का अनुमान है। वडोदरा में पिछले 2 सप्ताह से कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार अहमदाबाद से भी तेज दर्ज की जा रही है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ वडोदरा शहर के लोगों के माथे पर भी चिंता और दहशत की लकीर खिंच गई है। वडोदरा में कोरोना केस में पिछले 15 दिनों में भारी उछाल देखा गया है। 185 दिन बाद वडोदरा में कोरोना वायरस के केस 135 के महत्तम आंकड़े को पार कर गए हैं। पिछले वर्ष 19 सितंबर 2020 को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 कोरोना केस दर्ज हुए थे। जब पिछले महीने शहर में स्थानीय स्वराज के चुनाव थे, तब करीबन 40 से 45 मामले ही रोजाना के पॉजिटिव दर्ज हो रहे थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताह में कोरोना वायरस का प्रकोप 3 गुना बढ़ गया है। वडोदरा महानगर पालिका के हाल ही में चुने गए मेयर केयूर रोकड़िया भी कोरोना संक्रमण का शिकार बने हैं और फिलहाल होम क्वारंटाइन है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद समेत के कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनकम टैक्स विभाग के 25 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद वडोदरा शहर में इनकम टैक्स विभाग के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में गुजरात के सूरत और अहमदाबाद के साथ साथ वडोदरा भी आ गया है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपनी ओर से सुरक्षित रहना जरूरी हो गया है।
वडोदरा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें अब संजीवनी अभियान को भी जोड़ लिया गया है। इसी के तहत डॉक्टर विनोद राव ने आज निजी और सरकारी अस्पतालों में 50% से ज्यादा बेड खाली होने का दावा भी किया है। वडोदरा में कोरोना केस ऑल टाइम हाई दर्ज हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आ गया है। ओएसडी डॉक्टर विनोद राव की पहल से वडोदरा शहर में संजीवनी अभियान आज से शुरू किया गया है। संजीवनी अभियान के तहत 102 टीमें बनाई गई है, जो होम आइसोलेशन के मरीजों का मेडिकल चेकअप करेंगी। 2 सदस्यों की हर एक टीम एक दिन में 20 घरों की जांच करेगी। इस अभियान के तहत ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों की गोत्री के मेडिकल कॉलेज में एक बैठक ली और उन्हें अभियान पर मार्गदर्शन भी दिया। वडोदराना तमाम होस्पिटलों मळीने लगभग 3800 जेटला कोरोना दर्दीओ होस्पिटलों में दाखल है। पण वडोदरा में जे प्रकारे समय और संजोगों पहला आगोतर आयोजन करवामां आव्युं एना कारणे आजे 6600 जेटला बेड उपलब्ध है अने 6600 बेड सामे लगभग 3800 बेड ऑक्युपाइड है। एटले हजू पण अमारा पासे 2500 करता वधारा 2700 जेटला बेड खाली है। पण साथे साथे ये पण ध्यान पर आव्युं छे के जे लोगो घरे साजा थई शके छे, होम बेस्ड कोविड केर में ये नॉर्मलाइज थई शके छे, एवा लोगो पण केटलाक होस्पिटलों में आवीने बेड ऑक्युपाय करे छे। खरेखर बिनजरूरी आ प्रकारना खर्चो पण एमने करवानी जरूर नहीं अने आटली तकलीफ पण वेठाववानी जरूर नहीं। एटले होम बेस्ड कोविड केर अत्यारे जे चाले छे एने वधारा सघन करीने आजथी 102 टीम, अमारा पासे 34 पीएचसी छे, एक पीएचसी में 3 टीम आजे संजीवनी अभियान अंतर्गत घरे घरे जईने एटले ज्यां पण कोविड पॉजिटिव पेशेंट छे एना घरे जईने तेमने सारामां सारा सपोर्ट मळे, एमना डायग्नोसिस थाय, एमने प्रोपर ट्रीटमेंट मळे, आ प्रकारना कामगीरी थशे। वडोदरामां कोई दहशत, पेनिक के फियरनी जरूर नहीं, असुरक्षा के भयना माहौलनी कोई जरूर नहीं। पर्याप्त मात्रा में तैयारी अमे करी राखी छे, छतांय वधारा सावचेतीना पगलाना रूपे आजे अमे संजीवनी अभियान शुरू करी रह्या छे। मारा मानवुं छे के आना कारणे ज्यारे एक दिवस में 20-20 पेशेंट्सना घरे जशे 100 जणा एटले 2000 पेशेंट्सना घरे रोज जशे अने दर्दीओना ऑल्टरनेटिव डे जवानुं होय छे एटले 4000 થી 5000 जेटला एक्टिव केसेस भविष्य में आवे तो पण इवन आपणे शंकास्पद कोविड जेना ताव छे, शरदी छे, भले टेस्ट कर्या नथी अथवा टेस्ट में अमुक टाइमे टेस्ट आजे करीए तो नेगेटिव आवे, 2 दिवस पछी करीए तो पॉजिटिव आवे, पण सिम्पटम्स होय तो शंकास्पद कोविड मनीने होम बेस्ड कोविड केर चालू करवानुं। एटले आमां संजीवनी अभियान खूब मददगार थशे। एटले आजे आ एक शरूआत वडोदरामां थई रही छे। आ खोटी बात है। गोत्री में कुल 575 बेड्स है। 575 में आजे 300 पण क्रॉस थया नहीं, 300 आसपास है। एटले 50% बेड हजू पण गोत्री में पण खाली है। ए ज रीते एसएसजी होस्पिटल में लगभग 250 बेड 260 जेटला ऑक्युपाइड है। एटले 300 जेटला बेड हजू खाली है। त्यां पण एसएसजी होस्पिटल में पण 575 बेड उपलब्ध है। एटले सरकारी बने होस्पिटलों में 50% जेटला बेड खाली है। उपरांत ईएसआई होस्पिटल गोत्री में 50 बेड अने चेपी रोग होस्पिटल कारेलीबाग में 50 बेड आ बने हजू शुरू नहीं थया। आजे कदाच त्यां थोड़ा घणा शिफ्ट करवानुं, केम के दरेक होस्पिटल शुरू करीने मैनपावर ने एंगेज नहीं करवू जोईए। एटले अमे 300 ज्यारे गोत्री क्रॉस थशे त्यारे ईएसआई गोत्री खोलशुं, एसएसजी में 300 क्रॉस थशे त्यारे चेपी रोग होस्पिटल खोलशुं। आ प्रकारना अमे निर्णयों कर्या छे।
આ સિવાય રેલવે હોસ્પિટલ પણ ચાલુ છે, ત્યાં પણ આજે ખાલી બેડ છે. એટલે સરકારી હોસ્પિટલોમાં આજે પણ 50% કરતાં ઉપર બેડ ખાલી છે. આજે પણ આઈસીયુ બેડ અને વેન્ટિલેટર ગોત્રીમાં અને એસએસજીમાં મળીને 100 કરતાં વધારે ખાલી છે. એટલે પર્યાપ્ત માત્રામાં વેન્ટિલેટર છે, પર્યાપ્ત માત્રામાં આઈસીયુ બેડ છે. રસીકરણના કામગીરીને હવે 45 વર્ષ કરતાં ઉપરના તમામ લોકો લઈ શકે, આ નિર્ણયથી વડોદરામાં પણ રસીકરણના દિશામાં ખૂબ ઝડપથી આગળની કામગીરી થશે. તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોને સખ્ત સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મંજૂર ખર્ચ કરતાં વધારે વસૂલ કરવું નહીં. આ પ્રકારે ફરિયાદ આવીને પછી એસ્ટાબ્લિશ થશે તો અમે FIR સહિતના કામગીરી કરીશું, હોસ્પિટલના માન્યતા રદ કરીશું. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં કોઈ ખોટા લાભ ઉઠાવવાનું, ફાયદા ઉઠાવવાનું, લોકોના મજબૂરીના ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કોઈ ના કરે એવું હું તાકીદ કરું છું. बाघोड़िया के बाहुबली और दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव ने भी कोरोना का टीका लगवाया है और सभी से कोरोना वैक्सीन लेने का अनुरोध भी किया है। देश के करीबन 5 करोड़ नागरिकों ने अब तक कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। सरकार द्वारा भी कोरोना वैक्सीनेशन को अब तेजी दी जा रही है। फिलहाल 60 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव ने भी आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और वैक्सीन सुरक्षित होने का संदेश देने के लिए खुद साइकिल चलाकर अपने घर भी पहुंचे। मधु श्रीवास्तव ने सभी नागरिकों से भी अपना टर्न आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर से लगाने का अनुरोध किया है। आज रोज वेक्सीन सविता हॉस्पिटल आयु है वाघोड़िया रोड पर, मैं वेक्सीन लीधी। आज गुरुवार है, तारीख 25 है, तीजा महीना दिवस है। आज लगभग मैंने 1.5 कलाक थयो वेक्सीन लीधा पछी। वेक्सीन लीधा पछी भी મને કશું થયું નથી। હું સાયકલ લઈને 1.5 કલાક સાયકલ ચલાવી છે મેં અને ટ્રાય કર્યો છે કે ભાઈ વેક્સિનના ઇન્જેક્શન લીધા પછી બી કંઈ ચક્કર આવે છે કંઈ આવે, કોઈ ચક્કર આવ્યા નથી મને આજે। હું બધા મારી વડોદરા શહેર, ગુજરાતના, હિન્દુસ્તાનના બધા જ ભાઈઓ બહેનો વડીલોને કહું છું કે 40 વર્ષની ઉંમર થયા પછી ખરેખર વેક્સિન લઈ લો। વેક્સિન લેશો તો જીવનનો સુધારો થશે, એ દેશનો બી સુધારો થશે અને દેશનો ઉદ્યોગ બી વધશે અને દેશનો વિકાસ બી વધશે। એટલે મારે આપ સૌને વડોદરા શહેર, ગુજરાત, હિન્દુસ્તાનના સર્વે નાગરિકોને હાથ જોડીને કહું છું કે આ વેક્સિન લઈ લેજો અને વેક્સિનથી ફાયદો થશે, આપણું રોગ નિરોગી બનીશું અને રોગ અહીંથી ભાગતો થશે। એ જ મારી શુભકામના। वीएनएम न्यूज रूम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज, और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।
शहर में कई जगह बिल्डिंग बनाते वक्त अतिक्रमण कर दिया जाता है और ऐसे अतिक्रमणों को लगातार बीएमसी द्वारा दूर किया जा रहा है। आज ऐसी ही कार्यवाही को बीएमसी के अतिक्रमण विभाग की टीम ने बीपीसी रोड पर अंजाम दिया। जेतलपुर में बीपीसी रोड पर गोवर्धन हवेली निकट केजे टावर द्वारा किया गया 2 फीट का अतिक्रमण दूर किया गया। बीएमसी के अतिक्रमण विभाग की टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस स्टाफ, गैस विभाग की भी मौजूदगी रही। 2 माले के इस टावर में मालिक द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसे आज आखिरकार धराशायी कर दिया गया। केजी टावर બિલ્ડિંગનું ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલ છે અને એ ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવા માટે એમને વારંવાર ટીડીઓ શાખા દ્વારા નોટિસો આપવામાં આવેલી છે, પણ સદર ઈસમ દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરેલ ન હોય સક્ષમ સત્તાધીશની મંજૂરી મેળવી આજ રોજ ટીડીઓ શાખા દ્વારા ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનને સાથે રાખી દબાણ શાખા, એમજીવીસીએલ અને ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે રાખી સદર બિલ્ડિંગનું ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવાનું નિયત કરેલ હોય સદર બીપીસી રોડ પર સદર ટીમો હાજર છે। हाल ही में हुए स्थानीय स्वराज के चुनाव में वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीतकर आई संगीता पटेल के भाई की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। आइए जानते हैं क्या था पूरा माजरा। वार्ड नंबर 17 की नगर सेवक संगीता पटेल के भाई गौरांग पटेल को शराब पीने की आदत थी और शराब पीकर काउंसलर के घर हंगामा मचाने पर संगीता पटेल ने मांजलपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मांजलपुर पुलिस थाने में महिला नगर सेविका के 40 वर्षीय भाई गौरांग पटेल की मौत हुई है, जिस पर एसीपी एचसी पाटिल ने जानकारी दी। मांजलपुर पोलीस स्टेशन में एक गौरांग भाई करीने छे जमने जे सिस्टर है संगीताबेन है, ये अत्यारे वॉर्ड नंबर 17 कॉर्पोरेटर पण छे। एमणे एक जाहेरात आपी है पोलीस स्टेशन में आवीने कि एमना पोताना भाई ने दारू पीवानी टेव हती ने टीबीनी खासी बीमारी हती, तो એ સંદર્ભમાં એમણે પીને માથાકૂટ કરતો હતો એટલે એણે કંટ્રોલ રૂમમાં એમના એક મિત્ર દ્વારા ફોન કરાવીને પોલીસને બોલાવી હતી અને પોલીસે જઈને પછી એના ભાઈ જે ગૌરાંગ ભાઈ છે એમને લઈને પોલીસ સ્ટેશન આવી છે અને ફરિયાદ દાખલ કરવાનું ચાલુ કરતા દરમિયાન એમને ગભરામણ થતાં એમને અને પછી શરીરમાંથી થોડો પેશાબ છૂટી જતા પછી અમે બાથરૂમમાં લઈ ગયા હતા અને બાથરૂમમાં લઈ જતા પહેલાં એ એમનું ડેથ થઈ ગયું હતું। એ દરમિયાન 108ને બી બોલાવીને એમણે બી ટ્રીટમેન્ટ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ એમનું મૃત્યુ થયું છે। આ હકીકત સંગીતાબેન જે છે એમના સગા બેન થાય છે મરનાર ગૌરાંગભાઈના। એમણે આ પોતે જણાવ્યું છે કે ટીબીને કારણે અને દારૂ પીવાની ટેવને કારણે લીવર ખરાબ હોવાથી બીમાર હતા ઘણા વખતથી, એટલે એની બીમારીને કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે એવું એમણે પોતાની જાહેરાતમાં જણાવ્યું છે। એનું ફોરેન્સિક મેડિકલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવીએ છીએ અમે લોકો અને ત્યાર પછી ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબ છે એમના મામલતદાર થ્રુ ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું ભરાવીને બાકીની જે તપાસ છે એ અમે લોકો કરીશું। अगर बैंक से जुड़े कुछ काम आपके पेंडिंग है तो जल्द से जल्द उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कई दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो अगले 2 दिनों में ही निपटा ले, क्योंकि 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 2 दिन ही बैंक खुले रहेंगे। इस बीच अगर आप अपना बैंक का काम नहीं निपटा पाए तो सीधा 3 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। 27 मार्च को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अगले दिन 29 मार्च को होली है, उस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। यानी 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक लगातार देश भर के बैंकों में छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों को देखते हुए बैंक के जरूरी काम इसी हफ्ते निपटाने होंगे। इसके अलावा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, जिसके चलते बैंक में ग्राहकों का कामकाज नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल को बैंक के सालाना अकाउंट का क्लोजिंग ईयर है। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, जिसके लिए बैंक बंद रहेंगे। 3 अप्रैल फिर शनिवार है, लेकिन ये पहला शनिवार है इसलिए बैंक खुला रहेगा। 4 अप्रैल रविवार है और ईस्टर भी, इसलिए बैंक फिर एक बार बंद रहेंगे।
सड़कों पर पानी की नदियां बहती हुई तो हम सब ने देखी है, लेकिन हिम्मतनगर में सड़कों पर दूध की नदियां बहती हुई देखने मिली। हिम्मतनगर के गांभोई गांव में नेशनल हाईवे पर एक दूध का टैंकर पलट गया, जिसमें हजारों लीटर दूध सड़कों पर फैल गया। घटना की जानकारी पाकर लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर उमड़ पड़े और दूध की नदियां बहती हुई देखकर दूध लेने के लिए लोगों ने अफरा तफरी भी मचाई। होली का त्योहार नजदीक है और इस बार होलिका दहन में लकड़ी की बजाय गोबर और घास का इस्तेमाल कर वैदिक होली जलाने का अनुरोध पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किया जा रहा है। अक्सर हम त्योहार मनाने के उत्साह में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही एक विषय पर शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने गांधीनगर गृह के बाहर हाथों में बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष होलिका दहन में पेड़ की लकड़ियों की बजाय गोबर के कंडे और घास से होली जलाने की अपील की गई, ताकि हम पेड़ कटने से रोक सके और अपने अपने हिस्से का पर्यावरण भी संजो सके। आज रोज अमे सौ पर्यावरण प्रेमी छे, वृक्षना प्रेमी छे અને માનવ પ્રકૃતિ કેન્દ્ર સંસ્થા વડોદરા દ્વારા અમે લોકોએ છેલ્લા 15 વર્ષથી મૂવમેન્ટ કરીએ છીએ, વૃક્ષ બચાવો, પર્યાવરણ બચાવો અને ઘાસચારાની હોળી પ્રગટાવો। આ વર્ષે થોડુંક વિશેષ ધ્યાન એટલે આપવાનું છે કે દર વર્ષે હજારો ટન આપણે લાકડું ઝાડનું કાપી અને હોળીમાં સ્વાહા કરતા હોઈએ છીએ। એટલે અમે પબ્લિકને એક મેસેજ નમ્ર વિનંતી કરવા માગીએ છીએ કે આપણે ઘાસચારાની હોળી જે પ્રગટાવીએ તો એના અનેક લાભ છે અને એની અંદર જો થોડું કપૂર, એની અંદર ગુગળ, હળદરની ગાંઠો અને ગાયનું ચોખ્ખું ઘી જો એમાં એડ કરીએ તો આપણે 100% આ કોરોનાની મહામારીની અંદર આપણને બહુ મોટે ફાયદો થાય એમ છે અને પર્યાવરણ પણ આપણું સારું રહે। હજારો ટન લાકડું જે સ્વાહા કરીએ છીએ એ ખરેખર બહુ દુઃખદ છે અને ઘાસચારાની હોળી પ્રગટાવવાથી પણ જે ધાર્મિક આપણી વિધિ વિધાન છે એ આપણે લોકો કરી શકીએ છીએ। તો પછી લાકડું જ કેમ? એટલે લાકડાને બદલે ઘાસચારાની હોળી પ્રગટાવો એવું અમારી સૌ નગરજનોને નમ્ર વિનંતી છે। વૃક્ષ બચાવો, વૃક્ષ બચાવો, ઘાસચારાની હોળી પ્રગટાવો। वडोदरा के डभोई की बाल कलाकार श्रेयांशी बारोट ने गुजराती फिल्मों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार को जीतकर डभोई का नाम रोशन किया है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा गुजराती फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें गुजराती फिल्मों की बाल सुपरस्टार श्रेयांशी बारोट को श्रेष्ठ अभिनय के लिए पसंद किया गया है और 51,000 का नगद पुरस्कार भी गुजरात सरकार द्वारा दिया गया है। इस छोटी सी कलाकार को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी खुद अभिनंदन दिए हैं। गुजराती फिल्म कुटुंब में श्रेयांशी का अभिनय खूब पसंद किया गया और इस फिल्म के लिए उन्हें श्रेष्ठ बाल कलाकार का अवार्ड भी दिया गया है। इससे पहले भी श्रेयांशी कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर देश का, गुजरात का और डभोई का नाम रोशन कर चुकी है। श्रेयांशी के पिता संदीप बारोट भी फिल्म अभिनेता है और अपनी बेटी को बड़ी अभिनेत्री बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। હું ગુજરાત સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, સાથે સાથે કુટુંબ ફિલ્મની તમામ ટીમના સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ખાસ કરીને ફિલ્મના ડિરેક્ટર જેઓએ ખૂબ મહેનત કરી છે આ ફિલ્મને સફળ બનાવવામાં, એવા અમારા બાપોદરા સાહેબ, ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર રાજુભાઈ પટેલ મંત્રા ફિલ્મ્સ અને રમેશભાઈ પ્રજાપતિ ગુજરાતોત્સવ પ્રોડક્શન, એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। શ્રેયાંશીના સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ અને આખા સ્ટાફનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જેઓએ ખૂબ જ અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે અને મારું સપનું છે કે શ્રેયાંશી બોલિવૂડ સુધી પહોંચે, આખા દેશમાં અને આખી દુનિયામાં આપણા ડભોઈનું, દર્ભાવતીનું નામ રોશન કરે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ અને ડભોઈના તમામ વડીલો, ભાઈઓ બહેનો, મારા મિત્રો એ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જેઓ મને ખૂબ સાથ સહકાર આપે છે। મિત્રો, અગાઉ પણ શ્રેયાંશી ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ લઈ ચૂકી છે। મદ્રાસમાં, ચેન્નઈમાં ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ યોજાયો હતો અને એમાં 122 દેશોની ફિલ્મોએ ભાગ લીધો હતો અને એમાં આપણા ગુજરાતની ગુજરાતી અર્બન ફિલ્મ બ્લાઇન્ડ માઇન્ડ એને પણ ભાગ લીધો હતો અને એમાં શ્રેયાંશીને બેસ્ટ ચાઇલ્ડ એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ મળ્યો છે। એ બદલ બ્લાઇન્ડ માઇન્ડની ટીમનો
અને પ્લાઇનમેનના પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને મિત્રો, શ્રેયાંશી હંમેશા ડભોઈનું, દર્ભાવતી નગરીનું નામ આખી દુનિયામાં રોશન કરે એવા અમારા પ્રયત્નો રહેશે. अवैध रेती खनन पूरे गुजरात में एक अहम मुद्दा बना हुआ है और इसी बीच प्रांतिज में वाघपुर में से साबरमती नदी के तट में से किया जाने वाले अवैध रेती खनन कर रहे 22 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है. साबरकांठा जिला के प्रांतिज के वाघपुर से साबरमती नदी गुजरती है. यहां एलसीबी और खान खनिज विभाग के संयुक्त ऑपरेशन में अवैध रूप से रेत खनन कर रहे 22 ट्रैक्टर और ट्रॉली को पकड़कर 30 लाख रुपयों का मुद्दामाल जब्त करते हुए 14 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है. પ્રાંતિજ તાલુકાના વાઘપુર પાસેથી પસાર થતી સાબરમતી નદીમાં ખનિજ ચોરી થતી હોવાની તંત્રને અનેકવાર ફરિયાદો મળી હતી. એટલે સમયાંતરે ખાણ ખનિજ વિભાગ દ્વારા નદીમાં ચેકિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. મશીનો પણ ભૂતકાળમાં અમારા દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને એને પણ રાજ્યસાત કરવાની કાર્યવાહી પણ ચાલુ છે અત્યારે. તે દરમિયાન હમણાં ગઈકાલે સવારે આવી રીતે જે ચોરી થતી હતી તેને પકડવા માટે થઈને જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા પોલીસ અને ખાણ ખનિજ વિભાગ દ્વારા એક સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેના પરિણામે સવારે 8 વાગે વાઘપુર વિસ્તારમાં 22 ટ્રેક્ટરો દ્વારા બિનઅધિકૃત ખનિજ ચોરી થઈ રહી હતી તે તમામને પકડી અને ટ્રેક્ટર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. એ ટ્રેક્ટરને જપ્ત કરીને પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મૂકવામાં આવ્યા છે અને એ જે વિસ્તારમાં ખનિજ ચોરી થતી હતી એની માપણી કર્યા પછી અંદાજે 33 લાખ રૂપિયાથી વધારે ખનિજ ચોરીની ફરિયાદ અમારા દ્વારા પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવી છે. ચાલુ ગઈકાલે પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આઈજીપી સર અને એસપી સરને મળેલ બાતમી અનુસંધાને એલસીબી એસઓજીની ટીમ અને ખાણ ખનિજ ખાતાવાળાની સંયુક્ત ટીમોએ ત્યાં નદીના પટમાં જે ગેરકાયદેસર જે ખનિજ ચોરી થતી હતી એ બાબતેની રેડ કરવામાં આવેલ છે અને રેડ દરમિયાન ટોટલ 22 ટ્રેક્ટરો પકડી પાડેલ છે અને 14 આરોપીઓને પકડવામાં આવેલ છે અને એ બધો ટોટલ મુદ્દામાલ 31.5 લાખ રૂપિયા જેટલો છે તે બાબતેનો પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે અને સરકારી કર્મચારીઓ ઉપર જીવલેણ હુમલો કરેલ હોય પોલીસ ઉપર તો તેના વિરુદ્ધ પણ 307નો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશન. કેટલા લોકોની અટકાયત કરી છે? ટોટલ 14 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવેલ છે. બીજા મોટા કોઈ નામ નીકળી શકે? નહીં, તપાસ હમણાં ચાલુ છે, પછી તપાસના અંતે ખબર પડે કે શું છે. देश भर के साथ साथ गुजरात में और नर्मदा जिले में भी कोरोना के केस बढ़ गए हैं. ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बरती जा रही है. देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं. गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है. ऐसे में नर्मदा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आने जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है. सागवड़ा तालुका में गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ती बॉर्डर धनशिरा चेकपोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग थर्मल चेकिंग और जरूरत पड़ने पर कोरोना टेस्ट के बाद ही लोगों को गुजरात में प्रवेश दे रहा है. राजपीपला समेत पूरे नर्मदा जिला में पिछले दिनों कोरोना के केस बढ़े हैं. ऐसे में गाइडलाइंस का सख्ती से पुलिस द्वारा पालन करवाया जा रहा है. सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों के उल्लंघन पर लोगों को दंडित भी किया जा रहा है. लेकिन इसी बीच नागरिकों और पुलिस के बीच घर्षण भी देखा जा रहा है. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीएनएम के अपडेट हर घंटे लगातार आप तक पहुंचते रहे. साथ ही आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.